हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। अगर आप ACCA के स्किल लेवल या प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट हैं तो मार्च 2025 एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन अभी तक शुरू हो चुकी होगी। हमेशा की तरह हम अपने लाइव सेशंस के अंदर ओरिएंटेशन सेशन रखते हैं और अभी हाल फिलहाल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ओरिएंटेशन सेशन हमने रखा है। ये वीडियो उसी ओरिएंटेशन सेशन का एक कंसाइज वीडियो है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर अभी भी डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर आपसे मैं शेयर करूंगा 4 की लेसन्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ओरिएंटेशन सेशन से और ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका स्टडी प्लान मार्च 2025 एग्जाम्स के लिए कैसा दिखना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। मैं बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करता हूँ 4 की लर्निंग्स जो ओरिएंटेशन सेशन से आप समझ सकते हैं और उसके बाद स्टडी प्लान की बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करने में और सिस्टमैटिक तरीके से उसे कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। आगे बढ़े इससे पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा भाई, हमारी 100% मनी बैक गारंटी बैच मार्च 2025 एग्ज़ाम्स के लिए और जून 2025 एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड अनाउंसमेंट आपको इस वीडियो के तुरंत बाद मिल जाएगी। फिलहाल शुरू करते हैं 4 की लर्निंग्स ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ओरिएंटेशन सेशन से और उसे आप क्या सीख सकते हैं। सबसे पहली बात है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपका पहला ACCA स्किल लेवल पेपर क्यों होना चाहिए। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ACCA के स्किल लेवल का पहला पेपर दे रहे होंगे मार्च 2025 के अंदर। अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है या फिर सोच रहे हैं कौन सा पहला पेपर देना चाहिए, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड बी योर चॉइस। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ये चॉइस और ऑब्वियस हो जाती है बिकॉज आप अकाउंटिंग से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। बट स्टिल आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तभी भी ये एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है स्किल लेवल के पहले पेपर के लिए। दो बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं कि क्यों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर आपका पहला स्किल लेवल पेपर होना चाहिए। नंबर 1, इस पेपर के अंदर हाईएस्ट सक्सेस रेट है, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो इस सब्जेक्ट को ठीक अप्रोच से पढ़ते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। दूसरी बात है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पेपर होता है क्योंकि हम क्लियर कर जाते हैं तो आने वाले पेपर्स के लिए हमारा मेंटल स्टेट इंक्रीज हो जाता है। मूविंग ऑन टू आवर लर्निंग नंबर 2, वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ वो 2 कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं और कैसे आप उनसे निपट सकते हैं। भाई, सबसे पहली प्रॉब्लम है सेक्शन C के कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो आप वर्ड और एक्सेल के ऊपर सॉल्व करते हैं। इस पर रट्टा मारने से बात नहीं बनेगी, तो बात किस चीज़ से बनेगी। भाई, यहाँ पर आपको 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप जो आंसर्स देते हैं वो आंसर ठीक से आप दें, उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है। दूसरी बात है कि जो आप आंसर ड्राफ्ट करते हैं आपके ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए ताकि कम शब्दों के अंदर आप अपनी बात ठीक से प्रेजेंट कर पाएँ। और तीसरी बात है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं और फेल कर जाते हैं इस पेपर के अंदर, उसका कारण है पुअर वर्किंग्स, यानी कि जब आप अपना आंसर ड्राफ्ट करते हैं तो वो क्लियरली वर्किंग्स आप नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होते हैं और आपको अच्छे मार्क्स नहीं देते। प्रॉब्लम नंबर 2 जो बहुत कॉमन है और वो है ओवर डिपेंडेंस ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 60% फॉर्म करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बढ़िया कर लो, उसके अंदर ही हमने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो हम जो है पेपर फटाफट से पास कर जाएंगे, भले ही डिस्क्रिप्टिव हमारा ठीक ना हो। कई बार स्टूडेंट मॉक्स के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बट ये बात ध्यान रखें कि भले ही MCQ के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर स्टेप मार्किंग भी नहीं होती है। इसका मतलब कोई भी सवाल आप गलत करेंगे तो उसके आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, लेट्स से कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कोई नया वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी नहीं रहा है, फिर भी एग्जाम में जब आप जाते हैं ना तो बहुत कुछ हो सकता है। नर्वसनेस आ सकती है, एग्जाम प्रेशर आ सकता है, किसी एक क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा टाइम लग गया तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर सकता है। इसकी वजह से आप एग्ज़ाम में जाते हैं और 6 सवाल भी अगर आपने कभी गलत कर दिए MCQ के अंदर तो ये जो आपकी स्ट्रेटजी है ये धरी की धरी रह जाएगी और इसके चांस काफ़ी होते हैं। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बोला, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि उसका फाइनल आंसर भी गलत हो गया तो भी आपको स्टेप मार्किंग की वजह से उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। लर्निंग नंबर 3 कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट अक्सर करते हैं।
मिस्टेक नंबर 1 है कि मॉक टेस्ट को आप बिल्कुल नहीं देते। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं अब हमको मॉक टेस्ट नहीं देना, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर तो लिए हैं, तो डायरेक्टली एग्ज़ाम में जाकर ही देंगे। अब यहाँ पर आपको कई सारी दिक्कतें जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उसके लिए बिल्कुल भी आप रेडी नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी इस केस में कम होता है। दूसरी चीज़ है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉक टेस्ट केवल नाम के लिए करते हैं, यानी कि जब मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो उसको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की बजाय देखते हैं क्वेश्चन को और सोच के देखते हैं भी इसका आंसर क्या होना चाहिए और डायरेक्टली जा कर के आंसर पढ़ लेते हैं और उन्हें लगता है हमने दे तो दिया मॉक टेस्ट। और ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ पर भी आपको जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो दिक्कतें हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उनके बारे में पता नहीं चलेगा एंड देयरफॉर यू विल नॉट बी रेडी फॉर द एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पर आपको 3 सॉल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मॉक टेस्ट एक नहीं देना है, आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट देना है। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो ACCA के स्टडी हब के अंदर आपको मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। आपको उन्हें देना चाहिए और मॉडल आंसर से चेक करके समझना चाहिए कि कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। दूसरी बात है कि अगर आप कहीं पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपको इन मॉक टेस्ट के ऊपर या अपने क्वेश्चंस पे फीडबैक लेना चाहिए। मैं इनकरेज करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, नॉट जस्ट इन मॉक टेस्ट, इवन जब मैं उनको कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, ड्राफ्ट कैसे करना है, ये बता रहा होता हूँ। मैं इनको कहता हूँ भी आप 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल एटलीस्ट मेरे को सॉल्व करके तुरंत भेजो, ताकि मैं समझ सकूँ कि जो ड्राफ्टिंग स्किल्स मैंने सिखाई हैं, आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये चीज़ मैंने आपको जो सिखाई है ये आप ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आपको भी अपने मेंटर से इस चीज़ के अंदर मदद मांगनी चाहिए। दैट रिमाइंड्स मी, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि कैसे आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस के क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या पहले और क्या बाद में लिखा होना चाहिए, तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट में लिख दें स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर दूंगा। फिलहाल तीसरी बात हम करते हैं कि आपको अपनी वीकनेस के ऊपर काम करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कल एग्जाम है और आज मॉक टेस्ट दे रहे हो आप। मॉक टेस्ट कम से कम कोशिश करना चाहिए आपको हफ्ता या 5 दिन पहले तो आप दो, और उसका फीडबैक आने के बाद आपके पास कम से कम 2 से 3 दिन का समय होना चाहिए उस वीकनेस के ऊपर काम करके पूरी तरह से एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी लर्निंग की, जो इस ओरिएंटेशन सेशन से आप सीख सकते हैं, और वो ये है कि आपका स्टडी प्लान कैसा दिखना चाहिए। अब जब मैं इस बारे में YouTube पे थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो कई सारी वीडियोस जिसमें आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे का सेशन था और बहुत लंबी चौड़ी बातें यहाँ पर करी जा रही थी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज अलग अलग वीडियोस के अंदर स्टडी प्लान को लेकर के अलग अलग चर्चाएं करी जाती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका स्टडी प्लान कस्टमाइज्ड होना चाहिए बिकॉज समय आपके पास होता है लिमिटेड, बट एग्ज़ाम डेट हर स्टूडेंट के लिए सेम होती है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अभी भी प्रिपरेशन को शुरू कर रहे हैं तो आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, उसमें आपको क्या क्या करना है, आपको एक बेसिक में आइडिया दे देता हूँ, और इस स्टडी प्लान को फिर आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। चलिए जी, तो इस स्टडी प्लान को मैं कहता हूँ A टीम का स्टडी प्लान। इसका शॉर्ट फॉर्म हमने रखा है स्पेक, यानी कि 4 फेजेस के थ्रू मैं आपको लेकर के जाऊँगा। हर फेज़ में आपको क्या करना है, कौन सी तारीख तक वो फेज़ ख़त्म होना चाहिए, और स्टूडेंट्स यूजुअली हर फेज़ के अंदर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं फेज़ 1 से। पहला फेज़ जो है स्पेक का आपका वो है स्टडी। अब इसका एंड डेट 15 जनवरी 2025 हम रखते हैं। इस फेज़ के अंदर आपका टारगेट होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एग्जाम किट के 20 to 30% क्वेश्चंस को सॉल्व करना। लेकिन पहली बात जब आप इस कोर्स को पढ़ते हैं, भले ही आपको पढ़ाने वाला कितना अच्छा है या फिर आपने कितने अच्छे से पढ़ाई खुद से भी करी हो, आपका सारा फोकस कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होना चाहिए और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 20 to 30% क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए। पहले फेज के अंदर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम फेस करते हैं जो 100% एग्जाम किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। होता ये है, स्पेशली जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, 100% क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हैं सिर्फ पहली कोर्स के कंप्लीशन के बाद, तो यहाँ पर आपको दिक्कत काफ़ी आती है। कई क्वेश्चंस में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, इसकी वजह से जो कोर्स आप 2 महीने में कंप्लीट कर सकते थे, कई बार एग्ज़ाम तक भी वो पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है और कॉन्फिडेंस भी आपका काफ़ी हद तक गिर जाता है। देखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भले ही आपकी एक बार हो जाए, फिर भी आपको एक और रिवीजन लगती है ताकि वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। और यहीं पे हम बात करते हैं अपने सेकेंड फेज़ की, विच इज़ दी प्रैक्टिस फेज़,
और इसका टारगेट डेट होना चाहिए 15 फरवरी 2025। इस फेज के अंदर आप दोबारा से कॉन्सेप्ट्स को क्विक रिवीजन देते हैं और जैसे जैसे जो टॉपिक की रिवीजन करते जाते हैं वैसे वैसे उसके बचे हुए 60-70% जो भी क्वेश्चन हैं एग्जाम किट के वो करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर होता ये, जब आप रिवाइज कर लेते हैं और फिर दोबारा से उन क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस अप चले जाता है और काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स या कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में बैठ भी जाती है। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के साथ अक्सर प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब आप पहली बार करते हैं तो काफ़ी इसके अंदर आपका टाइम ज़ाया होता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब शुरू में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप करेंगे, समय आपका थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, बट उससे आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर आपकी ये स्पीड जो है ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है। एंड यू हैव टू रिलाई ऑन दैट एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आपका 100% एग्जाम किट 15 फरवरी तक किसी भी हालत में कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं फेज 3 पे, जिसको मैं कहता हूँ इवैल्यूएट, और इसकी एंड डेट है 27 फरवरी। ये बहुत ही क्रूशियल फेज होता है। यहाँ पे आपका टारगेट होता है कि आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, फीडबैक लें, अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करें और फिर दोबारा से मॉक टेस्ट देके कंफर्म करें कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उसके ड्राफ्टिंग स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। उनकी प्रायोरिटी होती है कैसे भी करके हम क्वेश्चंस को फिनिश करें, कैसे भी करके हम अपने मॉक टेस्ट को फिनिश करें। इसके अंदर कई बार वो मॉक टेस्ट को खुद से पूरा सॉल्व करने की बजाय सिर्फ जा कर के क्वेश्चंस को आंसर्स जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। अगेन आई वुड एडवाइज अगेंस्ट इट। अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं भी दे पा रहे हैं, कोशिश करें 2 मॉक टेस्ट देने की। एक के अंदर फीडबैक लें और दूसरे के अंदर उस फीडबैक का इस्तेमाल करके अपने आप को इम्प्रूव करें। और हाँ, ड्राफ्टिंग स्किल्स के ऊपर यहाँ पर आपका खास ध्यान होना चाहिए। आते हैं फेज 4 पे, विच इज़ दी कंप्लीशन फेज, जो ऑब्वियसली आपका एग्जाम डेट तक चलता रहेगा। यहाँ पे आपका टारगेट होता है कि आप अब दोबारा से कोर्स को रिवाइज करें, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है कि चांसेस हैं कि आप भूल सकते हैं, और साथ ही साथ में आपको रैंडम क्वेश्चंस को पिक करके प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यहाँ पे आपका टारगेट होता है अपनी स्पीड को इंक्रीज करने का। इस फेज के अंदर मेन प्रॉब्लम होती है बोर्डम। अब स्टूडेंट्स काफ़ी देर से पढ़ाई कर रहे होते हैं और बोर हो चुके होते हैं, क्योंकि उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है और उन्हें लगता है कि पूरी तरह से वो प्रिपेयर हो चुके हैं। और यहाँ पर मैंने देखा है कि पढ़ाई का ग्राफ थोड़ा सा नीचे जाना शुरू हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, आपको अपने टाइम को आखिरी तक प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। मेक श्योर कि आप बार बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ज़्यादा प्रेशर ना डालें, बट अपनी पढ़ाई को यहाँ पर रोकें ना जब तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते। एंड दैट्स इट। दिस शुड मेक श्योर कि आप अपने एग्जाम्स के लिए ठीक से प्रिपेयर्ड हैं। और ये डिस्कशन हमारा ओरिएंटेशन सेशन के अंदर भी हुआ था। प्लीज़ टेल मी, ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के ओरिएंटेशन सेशन हुए हैं? आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर मैं इसी तरह की एक वीडियो बना दूं, जहां पर उस ओरिएंटेशन सेशन के लर्निंग्स शेयर करूं और एक टेंटेटिव स्टडी प्लान आपसे शेयर करूं? सो लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो। आप कमेंट में लिख सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डैश सब्जेक्ट, तो मैं डैश बोल रहा हूँ, आप उस सब्जेक्ट का नाम लिख दें और उसके लिए भी मैं ये वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।